खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं आपसे। 30 जनवरी से पहले क्या अमेरिका हमला कर देगा? बिल्डअप जारी है और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? हमारे साथ माहिरीन होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का पीस प्लान कश्मीर तक फैल सकता है। द विशेस वर हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइड देम। ये किसने कहा? ये कहाँ से बात आई? और ये क्या उनका प्लान या उसका हिस्सा है जो उनका सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे आप SOPs कहते हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, 2 दिन बाद इसका फैसला होगा। गर्दिशी कर्जा जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। कोई हैरत की बात नहीं। अब तो लगता है हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा ये हर्जाना है जो हम पे करते हैं। ये 2 नंबर मुआहदे जो 93 में किए थे, 2002 में किए थे और 2016 में भी किए, स्टिल ये सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में जनाब मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेजर साहब कहते हैं कि वार इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट इक्वेशन। अगर तो हम बिल्डअप देखें और अमेरिका की माइट और ताकत देखें तो ये अपनी जगह है, मगर हमने देखा है कि ताकत, और मैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसे आप लैनचेस्टर्स लॉ भी कहते हैं फौज में, और कुछ और भी हैं, तो ये डिपेंड करता है अगर इतने ज़्यादा उनका बिल्डअप है तो वो टारगेट्स भी तो हैं ईरान के लिए। हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट इफ़ एट ऑल अमेरिका हमला करता है तो? मेजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने बुलाया। दुनिया की आज तक तारीख में जितनी भी जंगें हैं, जो भी अग्रेसर्स रहे हैं, जो भी अटैकर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो जंग शुरू की वो एक मिसकैलकुलेशन पे की। और मिसकैलकुलेशन किस चीज़ की? रिएक्शन की, टाइम की। और जंगें जो ख़त्म हुई हैं वो हमेशा इसी बात पे ख़त्म हुई हैं कि जो प्लानिंग थी उसमें गड़बड़। ये बिल्टअप ज़रूर हो रहा है, प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, जंग होगी नहीं, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह। अच्छा, ये आपका यानी, हालांकि लोग और माहिरीन मुख्तलिफ इस पे बात कर रहे हैं। हर बंदे की एक अपनी परसेप्शन। नहीं, स्ट्राइक्स भी नहीं होंगी यानी? बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान इस वक्त अपने डू एंड डाई के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। ईरान हैज़ नथिंग टू लूज। जिस बंदे जिदी झुग्गी है वो घरों लुटना कीजिए। ईरान हैज़ नथिंग टू लूज। ईरान ने पिछली जंग में एक काम किया, जितनी मर्जी स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर हुई, ईरान ने एक काम किया। ईरान ने जो परसेप्शन 40 साल में इजराइल की बिल्डअप हुई थी कि नाकाबिले तस्खीर, इनविंसिबिलिटी था, यस, ईरान ने वो ख़त्म कर दी। ईरान ने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि नाकाबिले तस्खीर है बल्कि ट्रीटेबल भी है, और ट्रीट हुई। अब रिएक्शन का सबको पता है कि ईरान का रिएक्शन USA की तरफ तो ना जाए, लेकिन किसकी तरफ जाए उनको पता है। और ईरान की इस वक्त जंग ना होने की सबसे बड़ी सेफ्टी जो है वो इजराइल है। जी मियां साहब, आप सुन पा रहे हैं? मेजर साहब तो कह रहे हैं कि भाई काजी साहब, मैं अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ शायद मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपके सामने एक कुछ ओवरव्यू रखता हूं आलमी मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, फिर इस पर जो है वो आपकी रहनुमाई चाहूंगा। इसमें आलमी मीडिया के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 500 लड़ाका त्यारे जो हैं वो मुख्तलिफ बेसिस पर जो है भिजवा दिए हैं। 80 ट्रांसपोर्टर त्यारे भिजवाए हैं और 57 लाख पाउंड रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो भिजवा दिए हैं। लातदाद मिसाइल लॉन्चर भिजवा दिए हैं। 9 एटमी आबदोजें जो हैं वो जो अब्राहम लिंकन है त्यारा बहरी बेड़ा, उस पर मौजूद हैं। 3 बड़े और 20 छोटे बहरी बेड़े जो हैं वो मौजूद हैं। बहरी बेड़े पर 70 लड़ाका त्यारे मौजूद हैं और बहरी बेड़ा जो है उस पर 1017 VLS लॉन्चर जो हैं, जो कि नजर नहीं आते रडार पर, और पता नहीं चलता कि रॉकेट कहां से या मिसाइल आ रहा है, वो मौजूद है। और रडार पर नजर ना आने वाले ईगल त्यारे जो हैं वो मौजूद हैं। और साइप्रस और 10 यूरोपीय ममालिक जो हैं उन पर, उनकी बेसिस पर जो है वो असला पहुंचाया जा रहा है। और ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान में 25,000 लोग जो हैं वो मारे गए, और जो रजा पहलवी हैं उनका चैनल कह रहा है कि 50,000 मारे गए। जवाब पैदा किया जा रहा है, सर क्या अमेरिका मुहासरा करेगा, हमला करेगा? अगर हमला करेगा तो माशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ ईरान क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियाँ साहब। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, ये सारे बहरे ऑप्टिक्स भी होते हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अभी जो वीडियो सामने आई है जिसके अंदर जो यहूदी हैं वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के
हाथों में हाथ डाल के बल्कि गले लग के कह रहे हैं कि पहला यहूदी प्रेसिडेंट जो है वो आ गया, और उस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनकार नहीं किया। ये मेरे अभी ट्विटर के ऊपर लगी हुई है वीडियो। अब दूसरी जानिब जो है ये हमें देखना है कि ईरान एक सबसे बड़ा थ्रेट है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इजराइल के लिए ईरान जो है वो माजी में भी ट्रबल देता रहा और आज भी ट्रबल दे रहा है। जहां तक बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन का ताल्लुक है, इस पे तकरीबन 90 फिक्स्ड विंग जहाज जो है वो आ सकते हैं समेत हेलीकॉप्टर्स के, और ये न्यूक्लियर पावर्ड है। इसके बाद जो यूएसएस जॉर्ज बुश है वो जो है तकरीबन उसकी लागत 6.2 बिलियन डॉलर है, और उसके ऊपर भी जो है यही तकरीबन 90 फिक्स्ड विंग जहाज आ सकते हैं। इसके अलावा जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जिसका आपने वीएलएस का जिक्र किया, वीएलएस सिस्टम्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं बाकी ममालिक के पास भी, लेकिन सब इन चीज़ों के साथ जो है वो आप ये देखें कि जो उनका पहाड़ी सिलसिला है ईरान का, जो कि तुर्किया से ईस्टर्न तुर्किया से लेके तकरीबन जो है वो आबनाए हुर्मुज तक चलता है, और ये तकरीबन जो पहाड़ी सिलसिला है इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 4,300 मीटर जो है वो बताई जाती है। अब ये 1500 से 2000 किलोमीटर का पहाड़ी सिलसिला है, और इसमें मुख्तलिफ जगह टनल्स के अंदर जो है मल्टीपल जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ईरान ने नस्ब किए हुए हैं। ये उनको आज नहीं बहुत पहले पता है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से रशियन टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उनके पास अभी रिसेंटली आई है, मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू अटैक ईरान। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल जो है उसको ये मालूम है कि उनके पास जो 3 डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर एरो 1 है, एरो 2 है, एरो 3 है, डेविड स्लिंग सिस्टम है और आयरन डोम है, ये तीनों के तीनों जो है पिछली जंग में नाकाम हो गए थे। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, ये जो है खित्ते में 2024 के अंदर भेज दिया गया था जब ईरान इजराइल टेंशन शुरू हुई थी, और जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है वो आज मेरे ख्याल में उसने पहुंचना था। देखिए अब सारी चीजें अपनी जगह, ये जो बहरी बेड़े होते हैं इनके साथ अपने फ्यूल टैंकर होते हैं, इनके अपने साथ जो है वो आबदोजें होती हैं, 9 के करीब आबदोजें इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या अमेरिका इस सारी ताकत के बावजूद अफगानिस्तान में जंग जीत गया था, या फिर 20 साल के बाद जो नतीजा निकला वो हजीमत आमेर था? दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें सोमालिया के अंदर अब्दुल्ला गुल साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा इंटरजेक्शन कर रहा हूं। मेजर साहब, अभी आपने ये बात कही, ये तो बड़ी वजाहत से हमारे दोस्तों ने हमें बता दिया कि कितना बड़ा, फिर ये बिल्डअप क्यों? एक तो इतना बड़ा ड्रेन है, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, अमेरिका एक क्या कहते हैं, एक कमज़ोर होता हुआ साम्राज्य है, और वो ये क्यों कर रहा है? ये किसी वो क्या हासिल करना चाहता है अगर आपके ख्याल में वो ये जंग नहीं करेगा? सेकंडली, एक जो फैक्टर इन हुआ, और जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने अभी फरमाया, और ये खबरें में आ भी नहीं थी कि बहुत से जहाज उतरते और आते जाते देखे गए चाइना और रशिया की तरफ से। विल दे बी इन्वॉल्व एट ऑल अगर ये जंग गर्म होती है? और अगर आपके ख्याल में जो आप अगर दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो फिर ये बिल्डअप क्यों, वाई? भाई साहब, जो दुनिया की सुपर पावर्स होती हैं ना, उनके एक नीश होती है, उनका एक फेस होता है, उन्होंने वो फेस अपना रिटेन रखना होता है किसी भी हालत में। अमेरिका अपनी वो साख जो थी, एक एग्रेसिवनेस की वजह से वो सुपर पावर बना था, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी जो है ना डाई डाउन हो रही थी। डॉलर को एक थ्रेट फील हो रही थी। चाइना का जो सॉफ्ट सुपर पावर है वो जो है वो दुनिया के ऊपर गलबा पा रहा था। अमेरिका को अब एक दफ़ा मसल दिखाने थे अपने दुनिया को। और इस वक्त आप याद रखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो एक ताकत हैं, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक अलग ताकत है। जो एक नेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी, उन्होंने अपने उस फेस को रिटेन रखना है। और जहाँ तक तल्लक हो गया ये बिल्टअप का, ये बिल्टअप बेसिकली एक जो मसल दिखाने वाली एक कंपेन है उनकी, उसका एक हिस्सा है। इस वक्त आप देखें कि बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया इकट्ठी की उन्होंने। बोर्ड ऑफ पीस पे उनको एक्सपेक्टेड थी कि कोई रेजिस्टेंस आएगी, कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा। ये वो बिल्डअप उस चीज़ को भी एग्जीक्यूट करने के लिए पीसफुली ये सारा एक मसल शो जो था ना, ये चलना था। बाकी रह गया ईरान कितना उनसे खाइफ है, इसमें तो कोई दूसरी दुनिया को कोई शक ही नहीं। अगर ईरान ने हाइफ होना होता तो जब एक्चुअल अटैक आ रहे थे उनके ऊपर, और जब लाखों टन उनके ऊपर बारूद गिराया जा रहा था, तो वो तो उस वक्त हाइफ नहीं हुए थे। उनकी जब फर्स्ट ईयर लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप मार दी गई, वो उस वक्त हाइफ नहीं हुआ था। मेरे साहब में यही मामला जो है वो अब्दुल्ला गोल की आखिरी एक बात मुझे
ये इब्राहिम लिंकन आ रहा है, ममासलत है। ये अब्राहा भी आया था और 90,000 हाथी लेके आया था मक्का के ऊपर अटैक करने। तो ना ये नस्ल उस वक्त हाइफ हुई थी अब्राहा से, ना ये अब्राहम लिंकन से हाइफ होने वाली है। तो ये तो चलता रहेगा दुनिया में। जी मियां साहब। जी मियां साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने फरमाया था कि ईरान की जो पहाड़ी सिलसिला है, जिसको जरगोज पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं, ये ना सिर्फ दिफाई लाइन है बल्कि हमला करने की भी वहां से जो है कैपेबिलिटी है। वहां पर जो मेरे पास जो इतलात आ रही हैं, वहां पर ईरान ने खुरमशेर मिसाइल, सजील मिसाइल, अलफता मिसाइल और सबसे बड़ी बात जो है हदीद 110, ये मिसाइल जो है बाकायदा तौर पर वहां नस्ब कर दिया मुख्तलिफ जगह पे। आपने भी फरमाया। सर ये फरमाइएगा कि वहां से अगर ईरान पर जो है हमला होता है तो वहां से जो उन्होंने लॉक किया हुआ है हैफा, तेल अबीब और वहां से सहराई जो उनके सहरा में इजराइल की जो फौजी छावनियां हैं या तनसीबात हैं और उनकी एटमी तनसीबात, उनका क्या बनेगा? क्या वहां से इब्राहिम लिंकन को भी जो है वो हिट किया जा सकता है? जी, ये बड़ा डाइसी सवाल है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी है, जिन मिसाइल्स का आपने ज़िक्र किया, इसमें हाजी कसीम मिसाइल जो है वो इनका हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब मसला यहाँ ये है कि हाइपरसोनिक का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका समेत ना चीन के पास है, ना अमेरिका के पास, ना रूस के पास। और ये 11,000 किलोमीटर की रफ्तार से तो शुरू होता है और ये मज़ीद 17,000 किलोमीटर तक जो है मार करने वाले। और अभी जिस तरीके से उन्होंने आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है हम वो किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएईए ने पिछली दफा जो है बता दिया था कि कोई न्यूक्लियर ताबकारी नहीं फैली, जिसका मतलब यह है कि जो अमेरिका ने हमले किए थे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, वो न्यूक्लियर हमले जो थे वो मतलब अगर हमला होता तो ताबकारी फैलती, लेकिन ताबकारी नहीं फैली। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर कहीं ना कहीं उनके पास मौजूद है, किसी ना किसी, चाहे वो डर्टी बॉम्ब की शक्ल में ही हो, लेकिन वो मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वॉरहेड तो कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि जो बड़ा अच्छा काजी साहब ने सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। वो ये बिल्डअप इसलिए कर रहा है ताकि आइसोलेट करे ईरान को, एक लंबा तवील जो है उनको थकाए, ताकि उनके मुल्क के अंदर एक दफा फिर अनरेस्ट पैदा हो। अनरेस्ट की वजह से जो है सोशल एक फैब्रिक डिस्टर्ब हो, जिससे जो है रिजीम चेंज करने का मौका मिले उनको। ये एक उनकी साजिश हो सकती है। जहां तक आपने रजा पहलवी की बात की, तो रजा शाह पहलवी से पूछे कि उसके बाप के जमाने में जो है वो कितने लोग मारे गए, वो भी बता दे कि जो शेवॉक ने किया, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहां क्या गुल खिलाती थी। बात की है आपने अभी सर, आपने एटमी टेक्नोलॉजी की बात की है। खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान के अंदर जो है वो रशियन और चाइनीज माहिरीन भी मौजूद हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है वो फौलादी ताबूत भी बनाए जा रहे हैं जो कि जमीन दोज रखे जा रहे हैं ताकि सेकंड स्ट्राइक जो है उसकी कैपेबिलिटी पैदा की जाए। तो क्या कोई एटमी धमाका भी हो सकता है? क्या कोई एटमी तजर्बा भी किया जा सकता है इन दिनों? याद रखिए कि एटम बम तो एक चीज होती है ना, वो तो कहीं से इंपोर्ट भी किया जा सकता है। कि नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है, बहुत सारे और मुल्क हैं। ये याद रखें, अमेरिका इतना बड़ा रिस्क जो है क्या ले सकता है कि अगर कोई एक हाइपरसोनिक मिसाइल आके यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 टुकड़े कर दे, फिर क्या करेंगे वो? या फिर वो अगर उनका आके तेल अबीब, हैफा और बाकी जगहों के ऊपर जो ईरान के, इजराइल के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, उनके ऊपर हमला कर दे, या फिर अमेरिकन बेसेस जो 21 हैं इस खित्ते के अंदर, अरब दुनिया के अंदर, उनके ऊपर हमला करे, जो कि उसने हदीद बेस पे किया। जिस सेकंड स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, ईरान के पास इतने बड़े, जो आप याद करें पिछली रिपोर्ट्स को, जिसके अंदर जब इन्होंने बंकर बस्टर मारे थे B-52 ने, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उसके बावजूद जो उनकी टनल्स हैं वो उससे नीचे बनी हुई हैं और B-52 का जो क्लस्टर बॉम्ब थे, जो उनके बंकर बस्टर मिसाइल थे, वो उसके ऊपर काम नहीं किए। इसका मतलब है कि सेकंड स्ट्राइक की ऑप्शन वहां मौजूद है जेर जमीन, और वो जरगोज अच्छा पहाड़ी अब्दुल्ला सिलसिला साहब, जो है आपने एक उसके बात अंदर की, सस्पेक्ट किया जाता मैं है। यही बात मेजर साहब मैं आपसे चाहूंगा, आप तो आर्मी में रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 2 टुकड़े जिस तरह कह रहे हैं इब्राहिम लिंकन, या इसको तोड़ने की सलाहियत ईरान रखता है, ऐसी माइट है उसके पास, या ऐसे मिसाइल्स हैं कि वो दबो दे। वो ईरान, वो तो जापान वाले तो कामाकाजी थे, वो अंदर घुस जाते थे। तो इज इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी? देखिए, बड़ी खूबसूरत अब्दुल्ला गुल साहब डिफ़ाइन कर रहे थे, मेरे भाई हैं। बिल्कुल है। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो है, इसका तोड़ जो है इस वक्त पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है।
ये सुपरसोनिक होता है। और जिस तरह आप फरमा रहे थे अब्दुल्ला साहब के 11,000 किलोमीटर तो स्टार्ट इसकी स्पीड है एंड इट रीचेस अप टू, पहले 17,000 थी और अब उनकी कैपेबिलिटी जो है 21,000 तक जा चुकी हुई है। ये कल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अच्छा, जो बेसिकली बीच में चार्ज ही डालने होते हैं। आपने एक गाड़ी बना ली है और उसके इंजन की पावर आपने बढ़ानी है तो उसके लिए कितना बड़ा आपने कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बहरहाल ये, और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपके जो टारगेट आपका सी के अंदर होता है, इट इज़ 144% मोर एक्सपोज्ड एंड मोर सेंसिटिव देन द टारगेट ऑन द लैंड। क्यों कि लैंड के अंदर आपके पास जो कोलैटरल डैमेज होता है उसके अंदर भी आपका डैमेज थोड़ा बहुत हो जाता है और आपके पास रेस्क्यू बहुत बड़ा होता है। जब आपका सी के अंदर होता है तो उसकी प्रिसीजन इतनी एक्यूरेट होती है कि उसके अंदर कोलैटरल तो दूर की जाए, आपके पास तो सांस लेने का टाइम नहीं बचता। तो सी के अंदर जितना बड़ा एक्सपोज टारगेट आपने वो बनाया हुआ है, बैठाया हुआ है, तो वो ईरान की तो रेंज के अंदर है वो चीज़ें। तो ये हमाकत मैं कम अज़ कम मैडनेस देन, मैं कम अज़ कम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि वो इस मौके पे कि जबकि चीज़ें उनकी फेवर में जा रही हैं। और एक और बात जो बड़ी अहम नुक्ता है, पिछली जंग में सब अगर उन्होंने अमेरिका ने हमला करने की हमाकत की तो उनका सांस बंद हो जाएगा वहां पर, ये कहने का मकसद ये है। मियां साहब, मियां साहब जरा ये बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपको मियां साहब बताता जाऊं कि पिछली जंग में बहुत सारे ईरान के इर्द गिर्द जो अरब कंट्रीज थे वो ईरान के मिसाइल के लिए वो एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन हालात अब चेंज हो चुके हुए हैं। अब सऊदी अरब ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और हमारी एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह कतर के साथ भी हाथ हो चुका हुआ है। बहुत सारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं जो अभी खामोश तो रह लेंगे, लेकिन जब ईरान मारेगा तो वो अंदर से उसके सपोर्टिव होंगे। वह हालात इस वक्त इसराइल के लिए बदल चुके हुए हैं। जी मियां साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी गहरी नजर है पाक भारत जो इशू हैं इन पर भी। बांग्लादेश और भारत की बात कर लेते हैं, उनके दरमियान हालात कशीदा हैं। हसीना वाजिद से उन्होंने तकरीर करवाई और वो तकरीर पर जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी जो है वो रद्द-ए-अमल आया और पाकिस्तान ने भी रद्द-ए-अमल दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान गजा बोर्ड का मेंबर बन चुका है और इस हवाले से भी आलमी मीडिया खबर दे रहा है कि भारत इसलिए खौफजदा है कि कहीं ट्रंप गजा बोर्ड में मकबूजा कश्मीर क्यों ना ले आए। आप क्या कहते हैं सर? जी देखें, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि कश्मीर का भी गजा बोर्ड के अंदर जो है वो आया जा सकता है, क्योंकि याद रखिए कि ये जो पीस प्रोसेस है ये गजा के हवाले से तो नहीं है ना, ये दुनिया में तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन इस गजा बोर्ड का अब अगर आपने उनके साथ जैसे शर्म शेख पे 20 नुकात के ऊपर एग्री किया विदाउट नोइंग, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गजा पीस बोर्ड दो फरीकैन के दरमियान में होना चाहिए था, एक फलस्तीन और एक इजराइल उसमें मौजूद है, फलस्तीन उसके अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमास और दूसरे जो वो है उसको क्या कहा जा रहा है कि जी उसको डिसआर्म किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है वो लड़ा जाएगा तो हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो मकसद यहाँ यह है कि कहीं कल को ईरान का जो यही मॉडल है ये आपका कश्मीर के ऊपर भी लाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश है यहाँ आने की, क्योंकि उनको मालूम है कि चाइना के जो सबसे अहम तरीन एसेट्स हैं वो इस टाइम पे जो है वो इस सारे रीजन के अंदर मौजूद हैं। एक्साई चिन के अंदर मौजूद हैं, गैलावैन में मौजूद हैं और फिर शिनजान के अंदर मौजूद हैं जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स मौजूद हैं, स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन मौजूद हैं, अहम मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो ये चाहते थे, एक जमाने में पहले भी चाहते थे कि स्कर्दू बेस जो है वो उनको मिल जाए जहां से वो बैठ के जो है चाइना को काउंटर कर सकें। इस बात को पाकिस्तान ने ना माना था और ना आज मानेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके अंदर बांग्लादेश और उसकी आपने बात की, देखें हसीना वाजिद जो है वो अगरतला में काफी अरसे से वहां बैठी हुई हैं और वो वहां अपनी कोशिश कर रही हैं कि किसी सूरत इलेक्शन जो है वो वहां ना हो
हूं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो उसके नतीजे में पॉलिटिकली उनकी पार्टी जो है वो आउट हो जाएगी, अवामी लीग। अब वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है ब्लड बाथ जो है वो दे दिया जाए, और बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता है, मेरी आज भी किसी अहम तरीन शख्सियत, बड़े हाई प्रोफाइल बांग्लादेश के जो थे, नाम नहीं बता सकता, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस बात को जो है मेरे साथ सेकंड किया कि हाँ, हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इसके ऊपर ब्लड बाथ की भारत तैयारी कर रहा है। अब ये जो आपने दरमियान में बात कही है कि ये जो अभी जो हालात जिस तरह से बन रहे हैं, देखिए कश्मीर के ऊपर जो है वो बड़ा वाज़ेह उन्होंने जो बताया हुआ है, वो ये कहते हैं कि जी अगर मसला फलस्तीन का जो है वो इस तरह से हल किया जा सकता है जिसमें एक फरीक को बिठाया ही नहीं गया, तो यहाँ जो अमेरिकन प्लान है 2015 से, जो उनका बाकायदा स्ट्रैटफोर्ड के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ था, और फिर ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया गया कि जनाब ऐसा किया जाए कि इसको एक न्यूट्रल जोन बना दिया जाए, अमेरिकन यानी कि यूनाइटेड नेशन की फौजें जो है वो यहाँ ला के बिठा दी जाएं, बहुत और इसको शुक्रिया अब्दुल्ला डीमिलिटराइज कर दिया अमीर गुल जाए। साहब, बहुत अहम बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया जनाब मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब। नाज़रीन, हमने समझने की कोशिश की, बड़ी कम्प्लेक्स सी है और बड़े ख़तरात भी अभी मंडला रहे हैं, बहरहाल इसे हम समझने की और रिपोर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ रही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्रिकेट हमारा ख़बरों की जद में हमेशा ही रहता है, मगर आजकल कुछ ज़्यादा है। एक तो वो मामला जो हम बार बार देख रहे हैं कि क्या हम ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल इवेंट में, मगर इसके अलावा एक हमारी ज़ाती खबर भी आ गई है, उस पर भी मैं आगाज़ उसी से करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब कुरैशी साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और स्पोर्ट्स पे रिपोर्ट करते हैं। आकिब कुरैशी साहब, एक तो ये बताएँ इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है कि एक पॉन्जी स्कीम है का शिकार हो गए हैं हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, और कोई अब्दुर्रहमान नामी मुबैना तौर पर साहब जो हैं वो उन्होंने कोई अरबों रुपए, ये क्या कहानी है, ज़रा ये बताएं, फिर हम आते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या नहीं। आकिब जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने पहला टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का डिस्कस किया है, क्योंकि ये इस सारे मामले को लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी तक ऑफिशियली किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई। मुबैना तौर पर ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, जिनके अगर मैं नाम आपको लूँ, जिनमें बाबर आजम है, फ़खर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, T20 के कप्तान सलमान अली आगा हैं, साबिक वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, एक साबिक क्रिकेटर भी हैं। इन्होंने मुबैना तौर पर इनके साथ जो है वो फ्रॉड की खबर सामने आई है। जब हमारे सराय से हमने पता चलाने की कोशिश की है, जो कुछ क्रिकेटर से भी हमारी बात हुई इस मामले पे ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका ये कहना था कि ऑल इज गुड। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुछ क्रिकेटर्स जो कि छुपा रहे हैं, देखें फ्रॉड हुआ है ये कंफर्म है, लेकिन क्रिकेटर्स की अगर मैं आप रकम मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपको रकम भी बता देता हूँ। एक टॉप क्रिकेटर है, उनकी 32 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबी है इस वक्त। एक और टॉप क्रिकेटर है, उनकी 29 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबी है। एक हमारे ओपनर हैं, नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, अभी तक कुछ ऑफिशियल आया है। एक ओपनर है, उनकी 11 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबी है। ये इन लड़कों की इन्वेस्टमेंट। आके भाई, ये जितने करोड़ रुपए आप जिक्र कर रहे हैं, इतने करोड़ रुपए कहां से आए? इंजमाम उल हक साहब का भी नाम आ रहा है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। ये भी किसी ने पूछा है या पूछा जाएगा कि इतने करोड़ जो है वो कहां से आए हैं? मियां साहब, यही सवाल है जिसकी वजह से जो क्रिकेटर्स हैं वो ऑफिशियल नहीं लेके आ रहे, क्योंकि उनके जहनों में डर है कि अगर हम पीसीबी में ये मामला बता देंगे, ऑफिशियल ये मामला ले आएंगे, तो सबसे पहला सवाल होगा कि इतने पैसे कहां से आए हैं। अब इनकी अगर मैं आपको इनकी कैटेगरी वाइज मैं आपको इनकी तनख्वाह बताऊं, तो कैटेगरी ए जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत्म की है, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी थे, इस साल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये खत्म की है। गुज़िश्ता साल तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए की जो लड़का है उसकी तनख्वाह जो है वो 62 लाख रुपए होती थी। ये सिर्फ मैं आपको सैलरी की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा स्पॉन्सर अलहदा है, मैच फीस अलहदा है, T20 मैच की फीस अलहदा है, टेस्ट मैच की फीस अलहदा है। तो पैसा तो बेतहाशा है क्रिकेट खेलने वालों के पास, लेकिन बात यहाँ पे आ रही है। मैं रोक रहा हूँ, यहाँ आपको रोक रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कह रहे हैं कि कोई सरकारी जरिया
तो इसको अब हम मुबैना तौर पर ही कहेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो बैकडोर राब्ते हुए हैं कि कई जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, या अभी भी हम समझ सकते हैं कि ये एक झूठी खबर हो सकती है? ताकि हम चाहेंगे कि अगर बाबर आजम या कोई और हमारे हीरो जो हैं, हम इन्हें हीरो समझते हैं, वो आके यहाँ अपनी वजाहत करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। तो मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आप ज़ाती तौर पर एज ए रिपोर्टर क्या समझते हैं? जाहिर है हम उस वक्त तक तो रिपोर्ट नहीं कर सकते और सर्टिट्यूड के साथ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई लिखत पढ़त कोई सबूत ना हो। तो आई थिंक वी शुड प्ले केयरफुली। मगर आप कह रहे हैं कि आपकी बात हुई है जिम्मेदार लोगों से, आके मैं सही समझ रहा हूँ आपको? जी काजी साहब, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मेरी 3 क्रिकेटर से बात हुई है, 3 क्रिकेटर्स जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, और उनका ये कहना है कि ऑल इज गुड। लेकिन उसके बाद जब मैंने कंपनी के मालिक से बात की, उनसे थोड़ा सा राब्ता करने की कोशिश की, तो उनके बहुत ही करीबी जराये से मैं बात करने में कामयाब हुआ, उन तक पहुंचने में कामयाब हुआ। उनकी तरफ से स्टोरी कुछ और बताई जा रही है। उनकी तरफ से स्टोरी ये बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है उसको 2 महीने हो गए हैं, हमने उसको प्रॉपर तरीके से जो हम उनको प्रॉफिट देते थे, अब वो प्रॉफिट की रेशियो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिट की रेशियो 10% है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उसका 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। 10% उनको प्रॉफिट मिला है। लेकिन गुज़श्ता 2 माह से इन प्लेयर्स को वो प्रॉफिट नहीं मिला, और उस 2 महीने से प्रॉफिट ना मिलने की वजह से ये जो क्रिकेटर्स हैं ये परेशान हुए हैं। और ये मार्केट जो खबर है मार्केट में है, इसी सिलसिले में, लेकिन आकिब भाई जो नुक्ता है उस सुलझाने की बात है, उसको जो है ना गुत्थी सुलझानी चाहिए कि जो क्रिकेटर हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, कहा जाता है उनके पास करोड़ों बड़े करोड़ रुपए जो है वो फ्रॉड में जो गुजर गए, ये मखसूस एक तबका नज़र आता है मुझे तो। और बारिश भी हैं, एक मखसूस तबलीगी जमात के साथ ताल्लुक़ भी है, और ये एक पंडोरा बॉक्स भी है एक साइड पे कि जुआ भी होता है क्रिकेट में, ये भी होता है, वो भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन हो गई तो कहीं पंडोरा बॉक्स तो खुलने का। मियां साहब एक बात मैं जरा वजाहत कर दूं, देखें इसका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बड़े अच्छे लोगों को भी जानता हूं तबलीगी जमात में जो बड़े इखलास के साथ जो है वो अपने मज़हब और अपने जो भी उनका नज़रिया है और हमारा भी नज़रिया है वो उस पर चलते हैं। मेरे ख्याल में लोग इस्तेमाल करते हैं इसका नाम इन पॉन्जी स्कीम के लिए। मगर सवाल ये है, हम यहाँ इस पर हमने आगे जाना है। मतलब इस बात में मैं कंक्लूड करता हूँ, अगर तो ये नहीं हुआ तो थैंक यू वेरी मच, नहीं हुआ तो हम माफ़ी चाहते हैं भाई, ये सोशल मीडिया पे कभी कभी हम भी मिसगाइड हो जाते हैं। और अगर ये हुआ है तो सरकार सख्ती से इसका हिसाब ले कि ये ताकि ये पॉन्जी स्कीम्स आइंदा ना हो सके, और हम भी जो है वो थोड़ा बहुत अपने लालच को होल्ड करें, क्योंकि इंसान हमेशा लालच में ही मारा जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या फैसला 2 दिन बाद होगा कि हम मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, या अपना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? देखिए काजी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं भी इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम यानी कि पीसीबी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हूं, और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जब ये फैसला आया, मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और वो कुछ ही लम्हे की थी। उसमें तमाम मोहसिन नकवी साहब ने अपने मामला सामने रखे शहबाज शरीफ के, और शहबाज शरीफ ने भी उनको एतमाद का इजहार किया उन पर, उनको कहा कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये मामला सामने आया, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से तो कोई इस तरह का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब हमने मजीद इस खबर को निकालना चाहा तो ये पता चला कि जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में एक नुक्ते पर दोनों जो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम साहब हैं और उसके बाद जो चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो दोनों एक पॉइंट पर काफी हद तक इत्तेफाक में उनका नजर आए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट ना करे, क्योंकि उसका फाइनेंशियली लॉस हमें ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को जो कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच है उसका बायकॉट कर सकती है, और इस ऑप्शन पर संजीदगी से अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान जो है वो गौर किया जाएगा। और आज किसी भी वक्त आके भाई ये बड़ी खबर आपने दी है। कुछ तजावीज मेरे सामने जो आई हैं वो ये है, मैं आपके सामने रखता हूँ, 1-2 खबरें आपके सामने रखता हूँ, फिर आपकी रहनुमाई चाहूँगा। तजावीज़ जो है सामने ये आई हैं कि हर मैच में स्याह पट्टियाँ बांध कर जो है वो शिरकत की जाए। एक तजवीज़ ये आई है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करे। तीसरी तजवीज़ ये आई है कि पाकिस्तानी टीम हर फतह जो है बांग्लादेश के नाम करे। और ये भी तजवीज़ जो है वो आई है कि पूरे टूर्नामेंट का जो है वो वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जाए। एक खबर ये भी है कि भारत में एक खतरनाक वायरस जो है वो भी फैल गया है, उसका नाम निपा वायरस के नाम से जो है वो सामने आ रहा है।
एक ही लम्हे में 100 अफराद करंतना कर दिए गए हैं। 1000 जो हैं वो कह रहे हैं कि 1000 फौरी हो सकते हैं और लाखों में भी तादाद जा सकती है। जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो आने को तैयार नहीं है और उसमें फैसले तब्दील हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप हो सकेगा इतना खतरनाक वायरस होते हुए? देखिए मियां साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। ये अब ऑब्वियसली उनका जो महकमा हेल्थ है वो देखेगा सारे मामला, लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ये चारों ऑप्शंस आज जेरे गौर आई। काली पट्टियों वाली भी, हम हर मैच जो है वो बांग्लादेश के नाम करेंगे, ये भी। फिर हमने ये भी जिक्र हुआ उस मीटिंग में कि पूरे वर्ल्ड कप का बायकॉट करें। लेकिन एक पॉइंट पर जो मेरे सोर्सेज ने बताया है, एक पॉइंट पर दोनों में शदीद किस्म का इत्तेफाक पाया गया है, वो ये है कि 15 फरवरी वाले मैच का बायकॉट किया जाए, ताकि उससे पाकिस्तान को तो फाइनेंशियल लॉस होगा ही, लेकिन उससे इंडिया को ज्यादा लॉस होगा। आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स 90% इंडियन है और वो तो पाकिस्तान। चले, मैं एक मियां साहब, मैंने कभी रिपोर्टिंग तो नहीं की मगर एक खबर मैं भी देता हूं। एक वायरस और है जो दुनिया भर में फैला हुआ है, उसे अंग्रेजी में एवरिस या ग्रीड कहते हैं। इन मैचों से जो मोटा माल बनेगा, जिनका आपको भी पता है वो कौन है, मुझे भी पता है वो कौन है, इंशाल्लाह वो मैच होने देंगे। मेरी राय है, गलत होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये लालच के ही सिलसिले हैं जो कर्जे पे हम बात करेंगे। इसके बाद को बढ़ गया है, आज एक वजाहत भी आई है, नहीं बढ़ा, कितना इतना काफ़ी है, जितना अगर उतना नहीं बढ़ा जितना कह रही है सरकार तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है, एक पहाड़ है, एक माउंटेन है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, एक खबर एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में छपती है और उसमें बताया जाता है, एक है तो वेब डेस्क से, उसकी अगर डेट लाइन देखें हम तो वो कोई उसका रिपोर्टर जो है या वो बाई लाइन नहीं है जो मैंने देखी है। तो उसके बाद एक कहीं और भी मैंने खबर देखी कि नहीं जनाब, अन्ना नहीं, अन्ना होया है, 2 लाख का नुकसान नहीं हुआ, ये 1,99,099 रुपए का नुकसान, यानी उसमें कोई कमी करके बताई गई है। खबर क्या है, असल में सर्कुलर डेट कितना है और कितना एग्जेजरेट करके मुबैना तौर पर बयान किया गया, और जो एग्जेजरेशन अगर निकाल दें तो कितनी मामूली सी रकम बनती है, ये मैं ज़रा बता दीजिएगा। देखिए काजी साहब, जो सर्कुलर डेट का मसला है ये तो हमेशा से रहा है पाकिस्तान में। 2008 से ये शुरू हुआ था। उस वक्त 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। आज जो हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें नवंबर 2024 में ये बढ़कर 2,381 अरब रुपए हो गया। इसमें आज जंग अखबार में खबर लगी है। इस खबर के मुताबिक जो बताया गया कि 5 माह में सर्कुलर डेट जो है वो 223 अरब रुपए में इसमें इजाफा हुआ है। उस खबर में ये बताया गया कि जून 2025 में सर्कुलर डेट जो था वो 1614 अरब रुपए था। सितंबर में ये 1693 अरब रुपए हो गया और नवंबर में ये 1837 अरब रुपए हुआ है। इसमें जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि 223 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि सितंबर में 1225 अरब रुपए का जो बैंकों के साथ मुआहदा हुआ था वो सर्कुलर डेट के ख़त्म करने का हुआ था और उसमें 6 साल में उसकी अदायगी होनी थी और उसमें जो है सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज जो है वो वसूल किया जाना था। ये मुआहिदा तो हो गया, इसके बावजूद सर्कुलर डेट का बढ़ना जो है वो एक अलार्मिंग है और आज वजारत ने इसकी वजाहत भी की और तरदीद भी की है। वजारत की जानिब से ये कहना है, वजारत तवानाई की जानिब से, कि ये मिसलीडिंग स्टोरी है, बेबुनियाद स्टोरी है और इसमें किसी ज़राए का नहीं बताया गया कि ये रिपोर्ट किसकी है। क्या ये रिपोर्ट वजारत तवानाई की है, नेपरा की, ये बताएं, या ये बताएं कौमी असम्बली में ये फिगर पेश हुए हैं। मुझे ये बताएं। चलें जी, हमने मान लिया गलत खबर छपी होगी। बात यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हफ्ते में एक दिन सुबह बिजली, मेरी आंख खुलती है तो बिजली चली जाती है, 2-3 बजे तक नहीं आती। ठीक, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है। हमने जो बिजली खरीद रखी है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी लोड शेडिंग है। कीमत भी बढ़ी जा रही है। अभी आपने कहा 1200-1300 अरब रुपया इन्होंने बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से उठा के हमारे ऊपर डाल दिया और अपने लगदे लांदे समझे जिन्हें रिश्तेदार दे ना दे IPPs ने उनकी जेबों में डाल दिया। एंड जो ओवरऑल अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये तो नहीं हुआ भाई कि आधा रह गया, घट गया। हाँ जी फरमाइए। मैं अर्ज करता हूं
मैं अर्ज करता हूं, जो लोड शेडिंग की आपने बात की, आजकल लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आजकल लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि जो पन बिजली है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और पन बिजली जो डैम्स है हमारे, तरबेला डैम और मंगला डैम और दीगर पन बिजली मंसूबे, वहां से 80% पन बिजली पैदा नहीं हो रही, सिर्फ 20% हो रही है। वजह क्या है? ये है कि हमारे जो थर्मल बिजली घर हैं, जिनको बिजली पैदा करनी चाहिए, अब वो बिजली पैदा नहीं कर रहे। 8 घंटे से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मियां साहब, ये क्यों नहीं बिजली? मैं बताता हूं क्यों बिजली पैदा नहीं हो रही। बिलियंस ऑफ डॉलर की जो बंगलिंग हुई है, अगर वो री इन्वेस्ट होती तो आज पूरे साउथ एशिया को हम बिजली सप्लाई कर रहे होते। वो माल जो लेकर नीवी होकर निकल गया, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का रिश्तेदार, अगर ये पैसा री इन्वेस्ट होता पाकिस्तान में, वापडा को इन्होंने जो अनबंगलिंग ना की होती, इसको डीरेगुलेट ना किया होता, तो हम पूरी दुनिया को बिजली दे रहे होते। अब पूरी दुनिया से कर्जा मांग रहे हैं, बैंकों से कर्जा मांग रहे हैं, कर्जा अवाम से ले रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लोग हैं मियां साहब। जी फरमाइए, मेरी आवाज आ रही है? देखें काजी साहब, जो बात है बिल्कुल, इसमें कोई, मुझे आवाज आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें करप्शन का एलिमेंट है। अब जो खबर आ जाइए, एलिमेंट नहीं है, बड़ी अलार्मिंग खबर है। पहले मैं वो दे दूं, फिर मैं खुशखबरी पे आता हूं काजी साहब। वो ये है कि जो सोलर कंपनियां हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई पकड़ी गई और नैब ने उसका जो है नोटिस ले लिया है। और इस हवाले से जाहिर है जब स्मगलिंग मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो उसका नोटिस भी आएगा, तो उस पर जो है वो उसका मुहासबा भी होगा। लेकिन साथ साथ जो खुशखबरी है वो ये है कि नेट मीटरिंग, जिसका बड़ा शोर था कि वो खत्म हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही। नेट मीटरिंग और बढ़ रही है, और सोलर नेट मीटरिंग जो है वो इस तरह बढ़ रही है कि हर छत पर जो है वो सोलर लगने लगा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पे सोलराइजेशन जो है वो उसका फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है, KPK में ये फैसला हो चुका है, और बलोचिस्तान में पहले ही फैसला हो चुका है। और जो चाइना की तरफ से बैटरी बैंक का इनकलाब है वो भी जो है वो पाकिस्तान में बर्पा हो चुका है। और इस वक्त सोलर जो है वो सस्ता हो रहा है। जो सोलर पावर प्लेट पहले 16,000 की, 15,000 की, 16,000 की थी, अब वो जो है 12,000 तक जो है वो आ रही है। अगर ये आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम बहार शुरू होगा, सूरज अपनी आबोताब यार इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है। अभी मैं तो खबर अभी मैं नहीं देना चाहता, अभी खबर मैं पढ़ूंगा तो दूंगा। सुना है कि ये मुर्गी पर भी कोई, पता नहीं क्या इन्होंने पोल्ट्री पे लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ, विल कंफर्म इट टुमारो और नेक्स्ट शो। लेकिन ये गाड़ियों का मामला देखें कि क्या था। अब चाइना ने यहाँ के उड़ा के रख दिया है इनको, वो आके सस्ती SUVs उसने डाली हैं, सबके बेड़े गर्क कर दिए हैं। कोई रेगुलेटरी रजीम होती तो ये सब कुछ तो ना होता। वही बात, कारोबार और सियासी इक़्तिदार का नेक्सस इस मुल्क को ले डूबा। इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।